मीन मीडियन मोड के बीच में एक रिलेशनशिप होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आगे हम बताएंगे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। तो जो मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टिमेट किया जाता है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं हम कह सकते, लेकिन इंटर रिलेशनशिप उनके बीच में है मीन मीडियन मोड के। तो कोई एक दो वैल्यू पता होगी, तीसरी वैल्यू हम लोग उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू सी मीडियन माइनस टू मीन। ठीक है, ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप हम नहीं कह सकते हैं, एस्टिमेट किया जाता है। जैसे दो वैल्यू पता हो, मीन क्या कहते हैं मीडियन और मीन पता हो तो मोड को एस्टिमेट कर सकते हैं, या मोड पता हो मीडियन पता हो तो मीन को एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट और एस्टिमेट में यही अंतर होता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती हैं एग्जैक्ट के आसपास होती हैं। एग्जैक्ट एकदम से वही वैल्यू नहीं होगी जो होनी चाहिए, उसके आसपास होंगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम लोग जो एस्टिमेशन करते हैं इनके बीच में किसी वैल्यू को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। कब? जब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिनके बीच में मीन मीडियन मोड सबका बराबर होगा तो उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। वो हम आगे आपको बताएंगे उसके कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं उसके हार्मोनिक मीन पे। ये तो मीन मीडियन मोड और आपका जियोमेट्रिक मीन हो चुका था, हार्मोनिक मीन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन जैसे जियोमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है, उसी तरह ये भी मीन है। तो ये होता क्या है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन। एक रेसिप्रोकल होता है एरिथमेटिक मीन का, ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब जितनी वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लिया जाए और उसका अरिथमेटिक मीन निकाला जाए और उसका रेसिप्रोकल किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, जैसे मान लिया जाए इसको एच से हम नोट करें, एच हार्मोनिक मीन, तो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। समझ में आया? ऑफ रेसिप्रोकल्स का मतलब जितनी वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल कर लिया जाए, फिर उसका एरिथमेटिक मीन निकाल लिया जाए और फिर उसका रेसिप्रोकल किया जाए, वही हार्मोनिक मीन डिफाइंड होता है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है in case of frequency distribution, harmonic mean is defined as 1 upon n summation over fi given per divided by f। या उसको इलेबोरेट करके और लिखें तो 1 अपॉन कैपिटल N और ब्रैकेट में हो जाएगा f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2। इसको इलेबोरेट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक कंडीशन केवल ये है कि नन ऑफ द वैल्यूज इज जीरो। कोई वैल्यूज उसमें जीरो के बराबर ना हो। यदि जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा।
इसलिए हम लोग इसको पहले से कहते हैं कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो जीरो ना हो, उन वैल्यूज का जो रेसिप्रोकल लें और उनका एरिथमेटिक मीन निकाल लिया जाए और उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, वही हार्मोनिक मीन डिफाइंड होगा। ठीक है। वैसे बहुत जनरल यूज में हम लोग एरिथमेटिक में ये हार्मोनिक मीन निकालते नहीं हैं। ये इसका यूजेज कहाँ पर है, जैसे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं कि जैसे एक मोटरसाइकिल है, कुछ डिस्टेंस इस स्पीड से चली, दूसरे डिस्टेंस कवर दूसरे स्पीड से किया, तीसरी डिस्टेंस जो है आपके तीसरे स्पीड से किया, डिफरेंट स्पीड से किया, उनका जब एवरेज निकालते हैं तो वहां पर हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। या जो हमारा रेशियोज होता है, रेशियोज जो होते हैं, रेशियोज का एरिथमेटिक मीन निकालना जब होता है, मीन निकालना होता है, एरिथमेटिक मीन नहीं कह सकते बल्कि मीन निकालना होता है, तो वहां पर हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। वहां पर हमने एक एग्जांपल में भी उसमें दिया है, तो एग्जांपल आप देख लीजिएगा उसमें किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे मिल्क का एक एग्जांपल हमने दिया है, ये आपका है मिल्क इज सोल्ड एट द रेट्स ऑफ 8, 10, 12 एंड 15 रुपीज पर लीटर इन 4 डिफरेंट मंथ्स। 4 डिफरेंट मंथ्स में जो पर लीटर का जो उनका जो भाव है, रेट्स है, वही रेशियो जिसको हम कहते हैं वो रेट्स हो गया। ठीक है, डिफरेंट मंथ्स में, एज्यूमिंग दैट इक्वल अमाउंट्स आर स्पेंट ऑन मिल्क बाय फैमिली। हर मंथ में उन्होंने इक्वल अमाउंट पे किया, तो ये पूछा गया है फाइंड द एवरेज प्राइस इन रुपीज पर मंथ। एवरेज प्राइस जो है जो मिल्क का है पर मंथ क्या है। ठीक है, जबकि अलग अलग मंथ का प्राइस जो है पर लीटर मिल्क का अलग अलग दिया गया है, जबकि फैमिली हर महीने उतना ही खर्च करती है जो बराबर है। ठीक, अब उसका जो एवरेज जो प्राइस निकालना है पर मंथ का, तो वो हम लोग हार्मोनिक मीन से निकालते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज दी गई हैं, 8 दिया गया है, इसमें सब में पर लीटर दिया गया है, तो पर लीटर क्या है, एक रेशियो है। ठीक है ना, जो प्राइस है डिवाइडेड बाई अमाउंट, तो पर लीटर का मतलब हो गया कि हर एक लीटर की कीमत ये दी गई है। तो अब उसका यदि हमें मीन निकालना है तो क्या करेंगे कि उनकी वैल्यू जो प्राइस दी गई है पर लीटर के हिसाब से, उनका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। 8 है, 10 है, 12 है एंड 15 है, तो 1/8, 1/10, 1/12, 1/15, 4 वैल्यूज हो गई। अब इसका हम लोग जो मीन निकालेंगे वही हार्मोनिक मीन होगा, और 1/4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/10, 1/8, 1/10, 1/12 एंड 1/15। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रही वैल्यू 10.67। तो 10.67 का मतलब होगा कि एवरेज जो प्राइस है मिल्क की पर मंथ वो 10.67 है। तो यहाँ पर हम जोड़कर एवरेज ऐसे नहीं निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। और इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, दो वैल्यू यदि दी गई है, प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी की मेन है, फॉर 2 वैल्यूज x1 एंड x2, यदि दो वैल्यू, दो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, a इंटू एच एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें हम बता रहे हैं उन पे ज्यादा बनते हैं। जो सीधा आपसे कोई नहीं पूछेगा हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पूछा जाएगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे जैसे रिलेशनशिप है, कभी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशनशिप पूछ लिया, ये पूछ लिया कि दो वैल्यूज हैं तो उनके बीच में ये कैसे आ सकता है,
तो इस तरह से चीजें जो छोटी छोटी चीजें होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहीं से ज्यादा बनाए जाते हैं। जब आप टेस्ट दोगे तो ये इन चीजों का ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो रिमार्क में है, जो नोट्स में है, वो क्वेश्चंस आपसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इफ x1 x2 and xn are n observations, then A is greater than B is greater than H। ठीक है ना? मतलब एरिथमेटिक मीन, यदि इतने n ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस के बीच में एरिथमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें, हार्मोनिक मीन निकालें, तो एरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये दो प्रॉपर्टी हार्मोनिक मीन का रिलेशनशिप इनके बीच में ये होती है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये सब क्या थी? जितना मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं, जो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है, वही वैल्यू को जो हम मेजर करते हैं तो उसी को नाम देते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डिफरेंट आपके मेजर्स हो गए, आपके मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक, सबसे ज्यादा यूज कौन सा मीन होता है? अरिथमेटिक मीन। उसको हम लोग स्टेबल एवरेज भी कहते हैं। सबसे अच्छा एवरेज वही माना जाता है। एवरेज सभी हैं, लेकिन सबसे अच्छा एवरेज, स्टेबल एवरेज आपका कौन सा है? अरिथमेटिक मीन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, केवल किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती हैं उसी से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसके पहले एक चीज और है, डिस्पर्सन के, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के पहले हम बता लेते हैं पार्टीशन ऑफ वैल्यूज। पार्टीशन ऑफ वैल्यूज, उसके बाद बताएंगे तब आप समझ में आएगा। पार्टीशन ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि जो वैल्यूज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग कैसे पार्टीशन करेंगे। तो इसको तीन उसका पार्टीशन बनाया गया है। एक बनाया गया है क्वार्टाइल्स, दूसरा बनाया गया है डेसाइल्स, तीसरा बनाया गया है परसेंटाइल। ठीक है ना? किसी डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल 4 भाग में जब हम डिवाइड करते हैं तो जो 3 पॉइंट्स होते हैं, भाई 4 भाग में डिवाइड करना होगा तो 3 पॉइंट्स बनेंगे, तो वो 3 पॉइंट्स आपके क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। ठीक है ना? इसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए जो 3 पॉइंट्स होंगे, 3 वैल्यू जो होंगी, वही आपको क्वार्टाइल डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप देख लीजिए, मान लिया जाए यहां से यहां तक हमारा लाइन है, ये इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं Q1, सेकेंड पार्ट को कहते हैं Q2, थर्ड पार्ट को कहते हैं Q3। ठीक, तो 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट्स डिवाइड करेंगे उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं क्वार्टाइल। द पॉइंट्स विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज
quartile, and Q1 is the first quartile, Q2 is the second quartile, Q3 is the third quartile. ठीक है ना? तो Q1 कितने ऑब्जर्वेशन को एक्सीड करेगा? 25% ऑब्जर्वेशन को। Q2 कितने ऑब्जर्वेशन को एक्सीड करेगा? 50% ऑब्जर्वेशन को। तो Q2 क्या हो गया? मिडिल वैल्यू हो गई। अब मिडिल वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं? मीडियन। तो Q2 जो सेकेंड क्वार्टाइल है वो मीडियन भी होता है। थर्ड क्वार्टाइल का मतलब है जो 75% ऑब्जर्वेशन को एक्सीड करे बाद में, ठीक है ना? पहला ये 25% ऑब्जर्वेशन कवर हुआ, ये 25%, ये 50% हो गया और ये 75% ऑब्जर्वेशन। तो 75% ऑब्जर्वेशन को जो वैल्यू एक्सीड करेगी वही आपका थर्ड क्वार्टाइल। 50% ऑब्जर्वेशन को जो वैल्यू एक्सीड करेगी वही आपका सेकेंड क्वार्टाइल एंड मीडियन आल्सो, वही मीडियन भी हो जाएगा। 25% ऑब्जर्वेशन को जो एक्सीड करेगा वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है ना? तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो समझ में आ गया ना? यही पार्टीशन ऑफ वैल्यूज का मतलब, वैल्यूज को हम कैसे पार्टीशन करते हैं, ठीक? उसी तरह यदि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डेसाइल। 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिनोट करते हैं कैपिटल D1, कैपिटल D2, कैपिटल D3, कैपिटल अप टू D9। तो 9 पॉइंट्स होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे। ये तो होगा 4 पार्ट में डिवाइड करना 3 पॉइंट आ गए, 10 इक्वल भाग में डिवाइड करना है तो 9 पॉइंट्स आएंगे। तो फर्स्ट डेसाइल दैट इज डिनोटेड बाय D1, सेकेंड डेसाइल D2, थर्ड डेसाइल D3 एंड नाइन्थ डेसाइल डिनोटेड बाय D9। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 9 पॉइंट जो डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, उसी को हम लोग नाम देते हैं डेसाइल, ठीक? अब नेक्स्ट आपका है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब जैसा नाम से है 100 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल में कितने पार्ट्स होंगे? 100 इक्वल पार्ट्स। तो जो 99 पॉइंट्स और वो वैल्यूज जो डिवाइड 100 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं परसेंटाइल, ठीक है? परसेंटाइल को डिनोट करते हैं P1, P2, P3 अप टू P99। तो क्वार्टाइल को Q से, डेसाइल को D से, परसेंटाइल को B से, ठीक है? मान लिया जाए 30th परसेंटाइल निकालना है तो हम लोग डिनोशन में लिखेंगे, नोटेशन में लिखेंगे P30। 9th डेसाइल निकालना है तो लिखेंगे D9। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो Q1, ठीक है ना? तो इस नोटेशन से ही क्लियर हो जाता है कि P30th लिखने का मतलब 30th परसेंटाइल आप निकाल रहे हो। D9 लिखने का मतलब है 9th डेसाइल और Q1 लिखने का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो जो 99 पॉइंट्स जो डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग जो P1 फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल एंड 99th परसेंटाइल। अब उसको निकालते कैसे हैं? एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। पहले एग्जांपल आपको उसमें आ गया होगा, हम वैसे बता के अभी बता देंगे। तो उसमें हम करते क्या है, जैसे मान लिया जाए, बात नहीं भाई, जरा पीछे ध्यान दीजिए, पीछे आप लोग वो कर रहे हैं। यदि आपको क्वार्टाइल्स निकालना है तो हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि X लिखेंगे, उसके बाद F लिखेंगे, उसके बाद एक निकालेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, उसकी वैल्यू कैपिटल N के बराबर होगी, ठीक है ना? यदि लास्ट में जोड़ते जाएंगे तो कैपिटल जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल N हो जाएगा। यदि क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, कैपिटल N बाई 4, कैपिटल N बाई 4,
ठीक। फर्स्ट क्वार्टाइल कैपिटल n/4 पहले निकालेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, वैल्यू नहीं होगा अभी। और सेकेंड क्वार्टाइल के लिए निकालेंगे 2n/4 एंड थर्ड क्वार्टाइल के लिए निकालेंगे 3n/4। ठीक है। अब n/4 निकाला हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल आई, टोटल का सम कर दिया, और टोटल फ्रीक्वेंसी का सम करके 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो n/4 से जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़े। ठीक है ना। वैसे तो कई वैल्यूज बड़ी होंगी, तो जो जस्ट बड़ी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट विल बी Q1। ठीक। 2n/4 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल, तो सेकेंड क्वार्टाइल के लिए 2n/4 निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे जस्ट ग्रेटर देन CF कौन सा है, और जो CF जस्ट ग्रेटर देन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वही हमारी सेकेंड क्वार्टाइल हो जाएगी। 3n/4 का मतलब हो गया थर्ड क्वार्टाइल के लिए। तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही निकालेंगे, 3n/4 निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल की जो वैल्यूज आएंगी वो x की वैल्यूज होंगी, ना कि फ्रीक्वेंसी होगा। ये एक तरीका है, एक मेथड है निकालने का, जहां हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी का यूज करके कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो वैल्यूज आएंगी, जो आपका क्वार्टाइल की वैल्यूज आएंगी वो x की वैल्यूज ही होंगी, वेरिएबल की वैल्यूज ही होंगी। उसी तरह डेसाइल्स में क्या होगा, यहाँ 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, वहां 10 में, तो n/10 फर्स्ट डेसाइल निकालेंगे तो n/10 निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/10 से जस्ट ग्रेटर देन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी x की वही क्या हो जाएगी, फर्स्ट डेसाइल की वैल्यू। उसी तरह सेकंड का निकालेंगे तो क्या करेंगे 2n/10, थर्ड का निकालेंगे तो 3n/10 और नाइन्थ डेसाइल निकालेंगे तो 9n/10। ठीक है ना। मेथड वही है, चाहे क्वार्टाइल का चाहे डेसाइल का। परसेंटाइल में क्या करेंगे n/100। ठीक है। फर्स्ट के लिए n/100, सेकेंड परसेंटाइल के लिए 2n/100, 30th परसेंटाइल निकालना है तो 30n/100। ठीक है। अब जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, आपके व्हाट्सएप पे आ गया होगा, जरा देखिए। अभी सर नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा है, अच्छा चलिए हम बता देते हैं। Eight coins are tossed together and the number of heads resulting was noted। 8 कॉइन्स को टॉस किया गया एक साथ, ठीक है, और जो उसके रिजल्ट्स आए उसको नोट किया गया और यह प्रक्रिया 256 बार दोहराई गई। ठीक। द ऑब्जर्वेशन वाज रिपीटेड, ऑपरेशन वाज रिपीटेड 256 टाइम्स एंड द फ्रीक्वेंसीज f were obtained for different values of x। The number of fates are shown in the following table। Calculate median, quartiles, fourth decile and 27th percentile। तो सिंपली उस सवाल से मतलब ज्यादा मतलब है आपका डेटा से, ठीक है ना। और ये करने के बाद x और f नोट किया गया। x जो है नंबर ऑफ हेड्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 हेड। भाई 8 पॉइंट यदि टॉस किया गया है तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 हेड आएगा या 1 हेड आएगा या 2 हेड आएगा या 3 हेड आएगा या मैक्सिमम 8 हेड आएगा। ठीक है ना। और ये प्रक्रिया कितनी बार रिपीट की गई, 256 बार। तो अब 0 जितनी बार आया टॉस करने में वो हो गई फ्रीक्वेंसी, और वो हो गई फ्रीक्वेंसी इसमें आया है
19, 26, 59 and 72, 52, 29, 7, 1। ठीक है, बस इतने से ही मतलब हमारा है। मतलब आप समझ गए होंगे। यक्स हो गई वेरिएबल की वैल्यूज, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एफ हो गया। और उस मामले में हम कहेंगे कि 256 बार उछाला तो उसमें एक जीरो कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 8 कितनी बार आया। तो टोटल हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 256 आना चाहिए। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं सी एफ। तो ये हो जाएगा 1, 10 और ये कितना हो जाएगा 36। ये जरा जोड़ डालिए कितना आता है। 36 में 59 जोड़ेंगे कितना आएगा, हम 95, 167, 1219 एंड 248 और है 255 एंड 256। लास्ट में 256 आना चाहिए। यदि सही है तो आएगा, नहीं सही है तो नहीं आएगा। अब पूछा गया क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब सेकेंड क्वार्टाइल और फोर्थ डिसाइल और क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल का मीडियन निकाले तो Q2 हो गया। क्वार्टाइल पूछा गया तो मतलब Q1 Q3 भी निकालना है। तो Q1 Q2 Q3 एंड फोर्थ डिसाइल एंड 27th परसेंटाइल। तो सीधा सीधा पहला यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो क्या करेंगे, 256 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 64। 64 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है, 72, ठीक है ना। और 64 हमने Q2 निकाल रहा है ना, नहीं अभी तो सर Q1 आपने बताया। अच्छा Q1, हाँ, तो 256 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 64 और इससे जस्ट 64 से जस्ट ग्रेट 95, सॉरी 95, हाँ ठीक है ना। 95 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 3, तो दैट इज Q1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब Q2 निकालना है तो 2n/4, तो 2n/4 मतलब 64 आप निकाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 और 128 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, CF 167। 167 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, 4, देयरफॉर मीडियन इज 4 Q2। यही आपका मीडियन हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो 3n/4, तो 64 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 192 आएगा। 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 192 आएगा। तो 192 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है, 219 और 219 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कौन सी है, 5। तो एक में 3 आया, एक में 4 आया, एक में 5 आया, ठीक है ना। तो Q2 भी निकल गया, Q1 भी निकल गया और Q3 भी निकल गया। अब कौन सा डिसाइल पूछा है, फोर्थ डिसाइल, 4n/10, 4n/10, 10। तो 256 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.6, 25.6 और उसमें 4 फोर्थ है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 102.4, 102.4 और 102.4 से जस्ट ग्रेटर देन CF कौन सा हो जाएगा, 167। 167 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है 4, तो फोर्थ डिसाइल क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। उसी तरह आपका P27 मतलब 27th परसेंटाइल,
27th परसेंटाइल निकालना है तो 27 इंटू n/100, यही तो होगा। और 256 को यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.56 इंटू 27, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके निकालिए, ये आएगा आपका 69.12 आ रहा है। अब 69.12 से जस्ट ग्रेटर देन है 95, और 95 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3, यही है ना, यही आपका 27 परसेंटाइल। तो ये क्या है, पार्टीशन ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यूज को हम पार्टीशन करते हैं तो उसको डिफरेंट नेम देते हैं, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। क्लियर है ना? तो ये आपका पार्टीशन ऑफ वैल्यूज, इतनी ही चीजें थी, इतना आप निकाल सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा आप निकाल सकते हो सीधा सीधा, उसका कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब हम आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या चीज है, स्कैटर्डनेस, वेरिएबिलिटी, ठीक है ना, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, कितना स्कैटर्ड है, कितना फैले हुए हैं, कितना डिस्पर्स्ड हैं, कितना वेरी कर रहा है, उसी को हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्सन। अब उस डिस्पर्सन को, उस फैलाव को, स्कैटर्डनेस को हम लोग जो मेजर करते हैं तो हमारा बन जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, 2 सीरीज की, 3 सीरीज की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज एक ही आ जाएंगी, लेकिन जो डिस्पर्सन है वो आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था एक बार कि 5, 6, 7 10, 2, 6 इन तीनों का एवरेज आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6। दूसरे वैल्यूज में भी 10, 2, 6 का भी निकालेंगे तो एवरेज 6 आएगा, और पहले वाले में भी निकालेंगे एवरेज 6 आएगा। तो ये जो 6 है, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है या मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, हम किसका कह सकते हैं, या पहले वाले सीरीज का है या दूसरे वाले सीरीज का है, आप डिसाइड कर सकते हो? नहीं। तो ये तो हम केवल 3 वैल्यूज लिए, बड़ी सीरीज है तो आप एकदम से डिसाइड नहीं करोगे कि भाई अंतर क्या है, अंतर कहाँ आएगा। तो ये हुआ कि केवल और केवल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस या मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकाला जाए कि जो सेंट्रल वैल्यू है उस सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर दूर वैल्यूज हैं उसका एक मेजर बनाया जाए। तो उसी को हम लोग नाम दिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो उसकी जरूरत पड़ी कि नहीं एक दूसरा मेजर निकाला जाए तभी काम हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो मेजर बनाया गया उसी को नाम दे दिया गया मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो 2 तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, एक केवल वेरिएबल में कितना आपस में डिस्पर्स है, फैलाव कितना है, और एक दूसरा है कि एक सेंट्रल वैल्यू से, एक पर्टिकुलर वैल्यू से या एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कितनी वैल्यू दूर दूर है, ठीक है ना। 2 अलग तरह की हैं। एक में है कि आपस में कितना फैली हुई है, उसका कोई एक वैल्यू हम नहीं लेते, ठीक है ना। और दूसरा तरीका है कि एक कोई सेंट्रल वैल्यू ली जाए, उस सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर दूर वैल्यूज हैं उसको मेजर किया जाए, तो उसको हम लोग दोनों को ही नाम दिया मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन। अब इसमें जो है 2 होते हैं, पहले वाले में हमने बताया जो आपस में वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं या स्कैटर्डनेस या डिस्पर्सन को मेजर करते हैं, तो रेंज, और दूसरा है स्टैंडर्ड, क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा क्वार्टाइल, और इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है ना।
रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। इसीलिए मैंने बताया क्वार्टाइल, क्योंकि इसमें आया था क्वार्टाइल आ गया, ठीक है ना। तो रेंज में क्या चीज है, अब जो दूसरे तरह के जो मेजर करते हैं, दूसरे तरह के मेजर में अब तीसरा बन जाता है आपका मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट मीन डेविएशन कहते हैं। एब्सोल्यूट मीन डेविएशन। चौथा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, नाम पहला नाम है रेंज। तो रेंज का मतलब हो गया कि जो मिनिमम वैल्यूज है और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, दैट इज नोन एज द रेंज। जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, वहां फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में जो भी वैल्यूज दी गई होंगी, तो एक्स की वैल्यूज का हम केवल ऑब्जर्वेशन वो देखेंगे क्वांटिटी कि कितना अमाउंट है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा वैल्यूज का। तो सबसे कम में सबसे ज्यादा में से सबसे कम वाली वैल्यूज को घटा देंगे तो वही हमारा रेंज बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें ड्रॉबैक क्या है कि केवल और केवल दो वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, जबकि इनका जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल मेजर के लिए जो एक क्राइटेरिया बनाई गई है, वो क्राइटेरिया जो मीन का बनाया गया था वही क्राइटेरिया इसमें भी है। पहला क्राइटेरिया में पहला क्या था, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन करे, लेकिन कैलकुलेशन सबका एक ही होना चाहिए, फार्मूला एक ही होना चाहिए। आप आए पता चला अलग फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप आए तो अलग फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम चीज, तो अलग अलग हो गया ना। तो इसलिए बनाया गया कि नहीं, फार्मूला सबके लिए एक ही होना चाहिए, तो इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, उसको नाम दिया गया। दूसरा है इट शुड बी बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें हैं। फिर एक और उसमें डाला गया कि ये इजी टू कैलकुलेट एंड टू अंडरस्टैंड, मतलब कैलकुलेशन में भी आसान हो और समझने में भी आसान हो। चौथा बनाया गया इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। यदि ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, उन ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मेजर अलग अलग निकाल लिया जाए, तो कंबाइंड ग्रुप का यदि मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स निकालना हो तो हम निकाल सकें, ऐसा होना चाहिए, जो मीन में भी था, अरिथमेटिक मीन में था, ठीक है ना। और नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट या इफेक्ट कम से कम पड़ना चाहिए, ये क्राइटेरिया बनाया गया। तो उस क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि कैलकुलेशन में तो इजी है, समझने में इजी है रेंज, लेकिन इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं है, केवल मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू ही हम कंसीडर करते हैं, बाकी सभी ऑब्जर्वेशन हम छोड़ देते हैं। तो इसमें किसी एक पॉइंट से नहीं लिया गया, बल्कि मिनिमम और मैक्सिमम से लिया गया, ठीक है ना। तो ये इसके ड्रॉबैक बहुत ज्यादा रहे, मतलब केवल दो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको इंप्रूव किया गया, तो दूसरा बनाया गया कौन सा, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक। क्वार्टाइल डेविएशन में हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q2 अपॉन 2।
मतलब थर्ड क्वार्टाइल से फर्स्ट क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दें और नीचे डिवाइड किससे करें, डिनोमिनेटर में Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 तो हट जाता है बाद में, केवल और केवल बचता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है ना। इसमें भी हम देख रहे हैं केवल और केवल 50% ऑब्जर्वेशन Q3 जहां आएगा वो वैल्यू यूज होगी और Q1 जहां आएगी वो वैल्यू। तो कुल जो ऑब्जर्वेशंस का केवल और केवल 50% पार्ट यूज किया जाता है और 50% पार्ट इसमें भी इग्नोर्ड रह जाता है। तो रेंज से तो बेटर मेजर है, लेकिन पूरे इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, यह भी नहीं है ना, इसमें एक कमी। तो ये हुआ कि भाई ये केवल और केवल 50% ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर कर रहा है, Q3 और Q1 लिया जा रहा है, Q2 वो भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो हमारा 50% ऑब्जर्वेशन छूट गया। तो ऐसा हम लोग डिवाइस डेवलप करें कि वो सभी ऑब्जर्वेशंस लिया जाए। तो ये ड्रॉबैक इसका है। ठीक, इसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ absolute deviations from any arbitrary average। किसी आर्बिट्रेरी एवरेज, जो आपका एवरेजेज है, एवरेज कौन कहते हैं? मीन मीडियन मोड, जनरली मीन मीडियन मोड ही लिया जाता है। मीन मीडियन मोड से जो वैल्यूज हैं उनका डेविएशन निकालते हैं और केवल पॉजिटिव डेविएशन, अब उसका एरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को समझिए ऐसे, दैट इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीन मीडियन और मोड। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो भी डेविएशंस आएगी वैल्यूज की वो पॉजिटिव केवल लेंगे। तो इस तरह जो फॉर्मूला बना है आपका वो ये बन गया मीन डेविएशन, दैट इज एरिथमेटिक मीन किन वैल्यूज का? डेविएशंस का, पॉजिटिव डेविएशंस का। अब पॉजिटिव डेविएशंस को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, मॉड यूज करते हैं। तो xi माइनस ए, ठीक है ना। अब xi माइनस ए चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। तो देखिए ये अरिथमेटिक में 1/n है, समेशन है fi का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो भी डेविएशन आएगी उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और n से, कैपिटल N से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बन गया एरिथमेटिक मीन। तो मीन डेविएशन सिंपली एक एरिथमेटिक मीन है डेविएशंस का, जो पॉजिटिव डेविएशंस लिए गए हैं। किस पॉइंट से? ए पॉइंट से। xi माइनस ए का मतलब पॉइंट ए है, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। वह आर्बिट्रेरी पॉइंट मीन मीडियन मोड तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, नोट्स में हमने दिया है, आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा तो सब आ जाएगा। तो जो ए है वो एक आर्बिट्रेरी मीन है, आइदर इट में बी मीडियन, आइदर इट में बी मोड, आइदर इट में बी मीन। और मीन डेविएशन हमेशा जो सबसे कम आता है, सबसे कम आएगी वैल्यू। यहाँ हमारा एम होता है कम से कम आए, डिस्पर्सन अच्छा वही माना जाएगा, कम से कम वही सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी ना। ज्यादा डिस्पर्स हो गया इसका मतलब बहुत दूर दूर है सेंट्रल वैल्यू से। तो जब मीडियन से हम निकालते हैं, जब मीडियन वैल्यू से निकालते हैं, हाँ, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो बाई 2 तो ऊपर बताया, तो बाई 2 न्यूमरेटर में भी होगा, बाई 2 डिनोमिनेटर में भी होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ सॉरी ये गलत हमने वो बोल रहे हैं, आप सही कह रहे हो। हाँ, कोफिशिएंट आएगा।
सही है आपका। आप लोग उसमें नोट्स में सही होगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। ये कोफिशिएंट जो Q3 प्लस Q2/2 है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। चलिए वो आ जाएगा उसका दिमाग में हमारे उसमें नहीं, उसको काट के वो कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी बता देंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, हाँ हाँ, कोफिशिएंट भी बताएंगे क्यों कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है ना। वहां पे भी जरूरत होती है कोफिशिएंट निकालने की। हाँ नहीं ठीक है, वो अभी हम बताएंगे क्यों निकालते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये ऐसा नहीं, हर चीजों के पीछे एक लॉजिक होता है। हम निकालते हैं, जैसे बताया ना, मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम क्यों निकालते हैं। मीन से काम नहीं चला तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकाला गया, रेंज से काम नहीं चला तो क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन से काम नहीं चला तो मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में भी कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब मीन डेविएशन में कमियां क्या है, बात नहीं। मीन डेविएशन में कमी क्या है कि हम लोग सभी वैल्यूज को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जो निगेटिव या पॉजिटिव आता है उसको भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हुआ कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इससे भी इम्प्रूव फार्मूला डेवलप किया गया कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। माइनस आए या प्लस आए, सबको हम पॉजिटिव लेकर उसका अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन में कहा कि नहीं, हम लोग एक मीन वैल्यू से डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे और उसका अंडर रूट, भाई स्क्वायर किया तो स्क्वायर का फिर अंडर रूट ले लिया, तो दोनों हो गया कि बराबर हो गया। भाई हम किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसका अंडर रूट ले लिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हुआ कि ये फार्मूला अब ठीक रहेगा, इसलिए उसको नाम दे दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड है, इससे अच्छा हम नहीं निकाल सकते, यही कहा गया, ठीक है। तो उसको जब डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, दैट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट पर हम आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो फार्मूला लिखते हैं उसको फिर डिफाइन करते हैं। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ग्रीक लेटर होता है सिग्मा, कैपिटल सिग्मा होता है, स्मॉल सिग्मा, तो ये स्मॉल सिग्मा। तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। और ये होता है आपका 1 कैपिटल N समेशन ओवर fi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नहीं है, तो वहां पर कैपिटल N नहीं होगा, वहां पर N होगा, दैट इज xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पहले लिया, फिर ये क्या है, एरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज। देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका, एरिथमेटिक मीन निकाला, ठीक है ना। अब किसका है, डेविएशंस का, स्क्वायर का, तो उसको कहते हैं हाँ, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस के स्क्वायर का, और किसका, वैल्यूज का, किस पॉइंट से, फ्रॉम मीन। तो दैट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो यही देखिए, ये है स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर।
एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा, कई ऑब्जर्वेशन के लिए तो x1 x2 आ जाएगा वहां पर। उन सभी को fi से मल्टीप्लाई कर दिया और कैपिटल N से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया? मीन बन गया। किसका? स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। और जो डेविएशंस निकाला गया है किस पॉइंट से निकाला गया? उनके एरिथमेटिक मीन से। ये एग्जैक्ट डिफिनीशन आप यदि भूल भी जाए तो इतना चीज याद रखेंगे तो आप बता भी देंगे। ये है क्या? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज है तो वहां पर 1/n स्मॉल n हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी में है तब कैपिटल N से हो जाएगा, fi से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको स्क्वायर जब करते हैं तो इसी को नाम हम लोग देते हैं वेरिएंस। जब सिग्मा को स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, वो टोटल वहां से आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो उसको नाम देते हैं हम लोग वेरिएंस। अब जैसा कि नाम से ही ये क्लियर हो रहा है, वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब वेरिएबिलिटी। तो क्या है? ये वेरिएबिलिटी का एक मीजर है। ठीक है ना। अब जैसे हम कहें 5 5 5 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, उनके बीच में वेरिएंस कितना है? 0 है। यदि वेरिएंस हम देख रहे हैं, वेरिएंस का मतलब है कि वेरिएबिलिटी, यदि 5 वैल्यू 5 5 5 दी गई है, एक ही वैल्यू है, तो वेरिएबिलिटी कितनी हो गई? 0। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं कि है, नहीं है, वेरिएंस उसमें 0 हो जाएगा। यदि हम ये कहें 5 6 7 100 101 102, वेरिएबिलिटी दोनों में क्या है? 1 1 1, मतलब सेम है। वो कैलकुलेट करोगे फार्मूला तो अलग आएगा, लेकिन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू पहले में 6 है, 6 से 1 ज्यादा है, 6 से 1 कम है। इसमें मीन वैल्यू कितनी है? 101, 1 ज्यादा है, 1 कम है। तो हम और चीजें छोड़ दें, फार्मूला छोड़ दें, केवल हम वेरिएंस को देखें, वेरिएबिलिटी को देखें, तो वेरिएबिलिटी दोनों की सेम है। तो जो वेरिएंस नाम दिया गया, तो सीधा समझिए कि हम लोग क्या मेजर करते हैं? उनके बीच में वेरिएशन। एक तरह का क्या है? ये वेरिएशन है। तो सेंट्रल वैल्यू से है, मीन से वेरिएशन है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है ना। अब एक होता है मीन स्क्वायर डेविएशन। कभी कभी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन वो होता है यस, यहां पे आ जाएगा, वहां पे n समेशन ओवर एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। और यस स्क्वायर जब हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, और मीन स्क्वायर डेविएशन। इसमें क्या अंतर है? इसमें और उसमें अंतर यही है कि वो एक मीन से हमने लिया है, एक्स बार से लिया है स्क्वायर, और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट ए से लिया गया है। तो इसको डिनोट यस से करते हैं, उसको डिनोट सिग्मा से करते हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जहां पर डी क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार, ये होना चाहिए, ये होगा भाई। ये है, ये चीज है एक्स बार माइनस ए, ठीक है ना। एक्स बार माइनस ए। अब ए की वैल्यू यदि एक्स के बराबर, एक्स बार के बराबर हो जाएगी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन या मीन स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू सबसे कम तभी होगी जब यह ए की वैल्यू एक्स बार के बराबर हो जाए। भाई ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए सिग्मा स्क्वायर भी है और डी स्क्वायर है। डी स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, कोई भी स्क्वायर होगा, निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो आ रहा है इस वैल्यू से ज्यादा आएगी और इसके बराबर कब आएगी, और वही जो बराबर आएगी वही मिनिमम वैल्यू होगी। ये तब होगा जब ए की वैल्यू एक्स बार, ठीक है ना। तो इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हम लोग निकालते हैं, फार्मूला है। अब आपको यदि निकालना है तो कैसे कैलकुलेट कैसे आप करोगे, है ना। तो सर इसका मतलब एस की वैल्यू हमेशा हाँ डी सिग्मा से ज्यादा होगी। हाँ, हमेशा ज्यादा होगी तब तक जब तक कि ए की वैल्यू एक्स बार के बराबर न हो, हमेशा ज्यादा होगा। एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर अनलेस ए इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक, अब सिग्मा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अब हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ये तो फार्मूला हो गया। अब हमें मान लीजिए वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा, कॉलम बनाएंगे कौन सा, एक्स का, ठीक है, फिर दूसरा कॉलम बनेगा एफ का, अब तीसरा कॉलम क्या बनना चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का, और चौथा कॉलम बनना चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना। पहले में एक्स की वैल्यू रखेंगे, दूसरे में फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और एक्स और एफ से ही हमारा मीन निकल जाएगा। मीन निकलने के बाद हर एक वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा वहां नेक्स्ट कॉलम में स्क्वायर करेंगे। तो इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे, थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए एक इसका एक फार्मूला, शार्ट फार्मूला है, डेराइव्ड फार्मूला है, शार्ट तो और शार्ट होता है, बताएंगे। तो डेराइव्ड फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/n समेशन ओवर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि ब्रेक करेंगे, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 xi एक्स बार, ये सबको आता होगा ये सब तो। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 1/n समेशन ओवर एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार 1/n समेशन ओवर एफ आई एक्स आई। देखिए ये जाएगा यहाँ पर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में एफ आई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये समेशन एफ आई डिवाइडेड बाई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली एक्स बार स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ तीसरे टर्म में आएगा तो एक्स बार बाहर हो जाएगा, एक्स आई पर समेशन लगेगा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, वो हो जाएगा आपका एक्स बार। तो फाइनली आपका ये आता है, वैसे आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है, केवल फार्मूला से मतलब है, एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर। अब ये घटकर कितना हो जाता है, माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका कैलकुलेशन इसमें और आसान हो जाता है। आसान कैसे हो जाता है, अब हमें कॉलम कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, एक एक्स का एक एफ का होगा ना। अब देखिए इसमें क्या है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो सिंपली एक एफ और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन दोनों से मीन निकल जाएगा, इस
इससे ये निकल जाएगा और x बार स्क्वायर घटा देंगे, ये निकल जाएगा। बार बार हमें x बार सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। पहले को सॉरी एक और कॉलम बनेगा, कौन सा, fx और fx स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज होंगी, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो समेशन fx बन जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, x बार मिल जाएगा, यहां पर x बार स्क्वायर रख देंगे, ठीक, और इसको सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और x यदि आपके ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया गया है तो क्या करेंगे, x मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो x तो आपको चाहे जैसे भी दिया गया हो, यदि इंडिविजुअल वैल्यूज दी गई हैं तो भी ठीक है, यदि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया तो क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकालेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, फिर fx निकालेंगे, फिर fx स्क्वायर निकालेंगे। fx को वर्टिकल कॉलम में सम कर लिया तो समेशन ओवर fi xi मिल गया, और नेक्स्ट कॉलम को सम कर लेंगे तो समेशन ओवर fi xi स्क्वायर मिल गया। अब वही सीधा सीधा रख देंगे, आपका कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों भाई, समझ में आया ना, कैसे कैलकुलेशन आसान कैसे होगा, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया जाए। कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप उसमें कहीं ना कहीं गलती आप कर दोगे। तो यदि 2-4 वैल्यूज है तब तो वो आसानी से निकाल लोगे, यदि 25-30 ऑब्जर्वेशन है या 40 ऑब्जर्वेशन है तब आपको इस तरह से ही आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें गलती नहीं होगी, और गलती होगी भी तो आप उसको ट्रेस आउट कर लेंगे कहाँ पर गलती हमने किया है, ठीक है। अब यदि वैल्यूज बड़ी हो तो उन वैल्यूज को कैसे छोटी किया जाए जिससे कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो जब वैल्यूज यदि छोटी छोटी है तो फिर आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। यदि वैल्यूज बड़ी, fi बड़ी हो गई या xi वैल्यू बड़ी हो गई तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा। तो उस केस में इसको और शॉर्टकट मेथड से हम लोग जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को बदल देते हैं। क्या करते हैं, di निकालते हैं, वेरिएबल को चेंज कर दिया और छोटा कर दिया, xi माइनस a अपॉन h। हमने पहले बताया था, मीन वाले में बताया था ना, a से शिफ्ट ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, h से डिवाइड कर दिया, स्केल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो उस केस में जो आता है, जो वेरिएंस यदि घटाकर छोटा कर दिया xi में, और जो बचा उसको डिवाइड करके और छोटा कर दिया, तो जो हमारी वैल्यू x बार स्क्वायर, जो सिग्मा x स्क्वायर आएगी वो आएगी h स्क्वायर सिग्मा d स्क्वायर। अब हम इसका निकालेंगे वेरिएंस, किसका, d का, ठीक है, di का, और जितना भी di का वेरिएंस आएगा उसमें h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही x में हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। अब इसके लिए कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक ये हो जाएगा di, फिर बनेगा fi di, फिर बनेगा fi di स्क्वायर। क्यों, पहला हुआ x, दूसरा हुआ f। अब x को हमने चेंज कर दिया, ये जो भी आप लेंगे मिडिल वैल्यू जनरली ली जाती है, h यदि क्लास इंटरवल है तो ठीक है, क्लास इंटरवल ले लेंगे, अदरवाइज कोई ऐसी वैल्यू लेंगे कि सभी जो कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा ना कि बहुत डेसिमल में ज्यादा आए। एक इंटीजर ऐसा लेते हैं जिससे कि कट के छोटी वैल्यूज हो जाए, कॉम्प्लिकेट नहीं करना और उसको कम करना है। तो ये हो गया di। अब बन गया, इसका मीन निकालना होगा तो ये बन जाएगा। अब fi di स्क्वायर, तो अब सिग्मा d स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1/n समेशन ओवर fi di स्क्वायर माइनस d बार। अब इससे हमें मतलब रहेगा, ठीक है ना। सिग्मा x स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर का फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, वो चीजें आपका वो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरह से आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। और इसका एक दूसरा पहलू और है, इसमें देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर जब निकाले हैं तो उसमें कहीं भी ए नहीं आया है, ए से हमने घटाया है, ए से घटाया है, ए का फर्क उस पर कोई नहीं पड़ा। जो डिवाइड किए हैं उसका फर्क पड़ा है, उससे हमने मल्टीप्लाई हमें करना पड़ा है एच स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट। सीधा सा मतलब है, मान लीजिए 4 वैल्यूज हैं 10 10 10 10, उसमें 2 2 2 और घटा दें, सब में से 2 2 घटा दें, या हम 5 6 7 ले रहे हैं, 5 6 7, उसमें से 1 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 4 5 6। तो वेरिएशन में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। फिर मीन हो जाएगा 5, पहले मीन था 6, 6 से एक बड़ी वैल्यू थी, 6 से एक वैल्यू छोटी थी। अब मीन हो जाएगा 5, 5 से एक बड़ी वैल्यू 6 हो गई और 5 से बड़ी छोटी वैल्यू 4 हो गई। तो वेरिएशन कितना रहा, सेम रहा। तो उससे घटा दें वैल्यू या सेम वैल्यू ऐड कर दें तो वेरिएंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अब स्केल में क्या है, जितने से डिवाइड करेंगे उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। केवल आपका स्टैंडर्ड डिविएशन में ही ज़्यादा थोड़ा सा है, स्क्वायर करना है, कैलकुलेशन निकालना है, कॉलम बनाना है। लेकिन जब भी कैलकुलेशन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे कि हमें शॉर्टकट मेथड से करना है या नॉर्मल जो मेथड है उसी से करना है। ठीक है ना। अब उस फार्मूले में देखिए कि हमें निकालना क्या क्या है, वही कॉलम आपको बनाने हैं। एक्स और एफ तो गिवन होंगे। अब जो चीजें आपको निकालनी है, जो फार्मूला में जो चीजें आ रही है वो कॉलम आप बाइफरकेट करके अलग कर लीजिए, वो निकालते जाइए, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन से डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ये है कि सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस बेस्ड होते हैं और हमेशा जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। निगेटिव यदि आपकी वैल्यू में आई तो समझ लीजिए कि आप कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। उसी तरह मीन डेविएशन में, मीन डेविएशन में हम पॉजिटिव वैल्यूज का ही डेविएशन ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहे हैं डेविएशन में और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। अब उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो पॉजिटिव हमेशा आएगा। तो मीन डेविएशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन विल आल्सो बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है ना, किसी भी कीमत पर वह निगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन का जो डिस्क्रिप्शन था कंप्लीट हुआ। अब जो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कितना टाइम कितना हुआ, हो गया है, छोड़ दिया जाए।